हाँ जी, रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स ऑन कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल ऑर्डर्स, सेक्शन 130। अकाउंट्स बन गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव कर दिए, ऑडिट भी हो गया, मेंबर्स ने एजीएम के अंदर अप्रूव कर दिए, वो आरओसी को फाइल भी कर दिए, सब कुछ हो गया। और बाद में लगता है कि यार अकाउंट्स गलत बने हैं, फ्रॉड किया गया अकाउंट्स बनाने में, तो उसे रीओपन किया जा सकता है ऑन द कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर। तो कंपनी शेल नॉट रीओपन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड नॉट रिकास्ट इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वैसे तो मना कर रखा है, अनलेस एन एप्लीकेशन इन दिस रिगार्ड इज मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटी, सेबी, या फिर एनी अदर स्टैट्यूटरी बॉडी और अथॉरिटी और एनी अदर पर्सन कंसर्न। जैसे कि बैंकिंग के केस में, बैंकिंग कंपनी केस में ये एप्लीकेशन कौन फाइल कर सकता है? ठीक है, किसको? एंड द ऑर्डर इज मेड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन और द ट्रिब्यूनल to the effect that the relevant earlier accounts were prepared in the fraudulent manner, the affairs of the company were mismanaged during the relevant period, casting a doubt on the reliability of the financial। तो जी कौन अप्लाई कर सकता है, किसको अप्लाई किया जा सकता है, और किन रीजंस के बेसिस पर वो रीओपनिंग के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही कोर्ट या ट्रिब्यूनल कहता है ठीक है जी रीओपन कर सकते हो, तो इट शैल इन्फॉर्म सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, सेबी या अदर स्टैट्यूटरी बॉडीज या अथॉरिटी कंसर्न और अदर पर्सन कंसर्न। अब ये जो अमेंडमेंट है ना, ये 2017 ने ऐड किया, और अदर पर्सन कंसर्न, राइट, एंड शैल टेक इनटू कंसिडरेशन द रिप्रेजेंटेशन इफ एनी मेड बाय दैट गवर्नमेंट। चलो जी, अच्छा, जो रिकास्ट अकाउंट होंगे फिर दैट विल बी फाइनल, जो कि पहले फाइनल हो चुके थे। नो ऑर्डर शैल बी मेड अंडर दिस सेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रीओपनिंग ऑफ द अकाउंट्स रिलेटिंग टू द पीरियड अर्लियर देन, ये किसने बताया जी? अमेंडमेंट एक्ट 2000 कि जी मैक्सिमम कितने साल पुराने अकाउंट्स को रीओपन करने के लिए कहा जा सकता है? इमीडिएटली प्रीसीडिंग द करंट। ठीक है, हाँ, जहां पर हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर कंपनी के अगेंस्ट केस चल रहा है तो कोर्ट या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कह सकती है जी 8 साल से ज़्यादा मेंटेन करके चलो अकाउंट्स को, तो उस केस में जितना लॉन्गर पीरियड बताया गया होगा तो अकाउंट्स भी रीओपन हो सकते होते लॉन्गर पीरियड के। अगर कंपनी 12 साल के अकाउंट्स मेंटेन कर रही है तो फिर उसे ओपन किए जा सकते हैं 12 साल के भी। लेकिन क्योंकि ऊपर बताया गया कि कंपनी को कितने साल के अकाउंट्स मेंटेन करने जरूरी है, मतलब रिपोर्ट्स मेंटेन करने जरूरी है, इसलिए यहाँ पर ये डाल दिया गया कि ऑर्डर जो दिया जाएगा रीओपनिंग का मैक्सिमम कितने साल के अकाउंट्स का दिया सकता है? 8 साल पुराने अकाउंट्स का मैक्सिमम। वॉलंटरी रिवीजन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बोर्ड रिपोर्ट सेक्शन। If it appears to the directors of a company that the financial statement of the company or report of board do not comply with the provisions of section 129 and section 134, right? Section 134 क्या है जी आपका? ठीक है, तो या तो सेक्शन 129 जो ऊपर पड़ा था या सेक्शन 134 को कंप्लाई नहीं कर रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बोर्ड्स रिपोर्ट। दे मे प्रिपेयर रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अ रिवाइज्ड रिपोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स आफ्टर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल ऑन द एप्लीकेशन मेड बाय द कंपनी एंड द कॉपी ऑफ ऑर्डर पास्ड बाय द ट्रिब्यूनल शैल बी फाइल्ड विद द आरओसी। ठीक है, अब यहाँ पर ये ध्यान रखना 3 साल पुराने अकाउंट्स, ऊपर वाले में क्या था? 8 साल पुराने। यहाँ पर वॉलंटरी के केस में क्या है? ऊपर वाले में कौन एप्लीकेशन फाइल कर रहा था? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर इनकम टैक्स अथॉरिटीज, सेबी या एनी अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। यहाँ पर कौन केस फाइल कर रहा है, कौन एप्लीकेशन फाइल कर रहा है? खुद कंपनी, खुद कंपनी, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि जो पुराने वाले अकाउंट्स बने थे मैक्सिमम कितने साल के लिए कह सकते हैं? 3 साल बेटा, इसमें इस केस में 3 साल।
ठीक, तो ट्रिब्यूनल है, यहाँ पर कोर्ट भी नहीं है। किसको अप्लाई कर सकते हैं? ट्रिब्यूनल को। अब देखिए, जब ये वाला साल के अकाउंट्स प्रिपेयर हो चुके थे, 3 साल पुराने अकाउंट्स अप्रूव हो चुके, फाइल हो चुके, इसके बेसिस पर इनकम टैक्स दिया जा चुका। अब ट्रिब्यूनल कह रहा है कोई नहीं जी, इन अकाउंट्स को आप रिवाइज कर सकते हैं, रिकास्ट कर सकते हैं। तो हो सकता है कि प्रॉफिट कम हो सकता है कि प्रॉफिट ज़्यादा हो, तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को भी तो इन्फॉर्म करना ज़रूरी है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, राइट। और उनकी रिप्रेजेंटेशन भी कंसिडर की जाएगी कि एक्चुअल में ट्रिब्यूनल को ये मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, कंपनी को ट्रिब्यूनल ये मौका दे या ना दे। सच रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिपोर्ट शैल नॉट बी प्रिपेयर्ड और फाइल्ड फॉर मोर देन वंस इन अ, एक साल में एक ही बार रिवाइज कर सकते हो। द डिटेल्ड रीजन फॉर द रिवीजन ऑफ सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिपोर्ट शैल ऑल्सो बी डिस्क्लोज इन द बोर्ड्स रिपोर्ट। आ जाओ जी, सेक्शन 132 नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी हो चुके इनकॉर्पोरेट। आपका ये होमवर्क है, ये पता करके आना कि क्या ये अथॉरिटी इनकॉर्पोरेट हो चुकी नहीं हो चुकी, क्या ये सेक्शन एप्लीकेबल हो चुका नहीं हो चुका, ठीक है। हाँ जी, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी टू प्रोवाइड फॉर द मैटर्स रिलेटिंग टू अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स अंडर दिस। तो पहली ही लाइन क्या बता दें कि अथॉरिटी किस लिए बनाई गई है? टू डील विद द मैटर्स रिलेटेड टू अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। फंक्शन क्या है जी इसके? मेक रिकमेंडेशंस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द formulation and laying down of the accounting and auditing policies and standards for the adoption by the companies or the class of companies and their auditors। तो कुल मिला के सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देती है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऐसे होने चाहिए, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ऐसे होने चाहिए, राइट, जो किसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे? सिर्फ कंपनीज के ऊपर। मॉनिटर एंड एनफोर्स द कंप्लायंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड, अब यहाँ पर लिख दिया मॉनिटर एंड एनफोर्स। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लाई नहीं कर रही, तो इसके पास अथॉरिटी है इंस्पेक्शन या इन्वेस्टिगेशन करने की? द आंसर इज यस, राइट। ओवरसीज द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज ऑफ द प्रोफेशनल्स एसोसिएटेड विद ensuring compliance with such standards and suggest measures required for improvement in the quality of। ये किसकी बात कर रहे हैं? कौन है बेसिकली इस चीज़ के लिए कि कंपनी ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लाई करे नहीं करे, या अपनी ऑडिट रिपोर्ट में नहीं बताना होता है? तो बेसिकली इसका अथॉरिटी NFRA की अथॉरिटी CAs के ऊपर है। द आंसर इज यस। क्या CA के मतलब CA की इंस्पेक्शन कर सकता है? द आंसर इज यस। परफॉर्म सच अदर फंक्शंस रिलेटिंग टू क्लॉज A, B एंड C एज मे बी। अब जी पावर क्या दे रखी है? कहता है जी नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी शैल हैव द पावर टू इन्वेस्टिगेट आइदर सुमोटो, सुमोटो का मतलब अपने आप से, ऑन इट्स ओन, किसी ने कंप्लेंट नहीं फाइल करी फिर भी उसे लगता है कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो सुमोटो, और ऑन द रेफरेंस मेड टू इट बाय द, तो क्या कह रहा है? हैव द पावर टू इन्वेस्टिगेट body corporates or persons into the matters of professional or other misconduct committed by any member or firm of CA की फर्म या फिर जो CA प्रैक्टिस कर रहा है, राइट। इट शुड बी नोटेड दैट नो अदर इंस्टीट्यूट और बॉडी शैल इनिशिएट और कंटिन्यू एनी प्रोसीडिंग। साथ में ये भी डाल दिया ताकि ICAI अपने मेंबर को बचाने के लिए बीच में ना आए। कहता है जिसके अगेंस्ट इन भाई साहब ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी फिर कोई और बीच में नहीं आएगा। नो अदर इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट का मतलब यहाँ सीधा सीधा लिख तो नहीं पाए लेकिन मतलब क्या है? और अदर बॉडी शैल इनिशिएट और कंटिन्यू एनी प्रोसीडिंग इन एनी सच मैटर ऑफ मिसकंडक्ट वेयर NFRA हैज इनिशिएटेड एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस सेक्शन। ठीक है जी। NFRA have same power
एज आर वेस्टेड इन द सिविल कोर्ट्स। किस चीज़ के लिए? कहता है जी फॉर द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एट सच प्लेस एंड एट सच टाइम एज मे बी स्पेसिफाइड बाय, ठीक है। फर्दर समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ अ पर्सन, गवाही के लिए, राइट। इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स, रजिस्टर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ एनी पर्सन रेफर टू इन at any place, right, issuing commissions for examination of witness। और तो बेसिकली कहीं पर भी जाकर कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स की इंस्पेक्शन करना, किसी को भी बुलाकर ओथ पर गवाही लेना, मतलब ऑन ओथ गवाही लेना, राइट। फर्दर किसी भी बुक, रजिस्टर या डॉक्यूमेंट के लिए कॉल करना। हाँ जी, हैव द पावर वेयर प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट इज प्रूव्ड। तो क्या पावर है जी? फॉर इम्पोजिंग अ पेनल्टी ऑफ नॉट लेस देन 1 लाख बट विच में एक्सटेंड टू 5 टाइम्स द फी रिसीव्ड इन केस ऑफ, मतलब इंडिविजुअल का मतलब जो इंडिविजुअल सी है, नॉट लेस देन 5 लाख रुपीज़। ये बेसिकली 10 लाख रुपीज़ था, लेकिन अमेंडमेंट एक्ट ने चेंज करके कितना कर दिया? बट विच में एक्सटेंड टू 10 टाइम्स ऑफ द फीस रिसीव्ड इन केस ऑफ फर्म। फर्दर ये तो पेनल्टी हो गई, उसके अलावा डीबार भी कर सकता है प्रैक्टिस से। तो डीबार द मेंबर और द फर्म फ्रॉम एंगेजिंग हिमसेल्फ और इटसेल्फ फ्रॉम प्रैक्टिस एज द मेंबर ऑफ ICAI फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 6 months और सच हायर पीरियड नॉट एक्सीडिंग एज मे बी डिसाइडेड बाय द। इसके अगेंस्ट अपील कहाँ कर सकते हो? कहता है उसके लिए प्रॉपर एपलेट अथॉरिटी सेटअप की जाएगी, उसके पास अपील कर सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेक्शन 113। तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो क्या इनकॉर्पोरेट किया है? national ठीक है जी। तो कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और एनी एडेंडम देयर टू एज रिकमेंडेड बाय द। ये एडेंडम का क्या मतलब है? हम कहते हैं ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और उसके साथ एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन क्या होगी उसकी? ठीक है, एज रिकमेंडेड बाय। तो जी एक चीज़ क्लियर है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन रिकमेंड करने वाला है? ICAI। अप्रूव कौन करने वाला है? सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है भैया देखो हमें तो अकाउंट्स की इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन हमने ये बाकायदा बॉडी इनकॉर्पोरेट करी है स्पेसिफिकली अकाउंट्स की के लिए, तो इसकी कंसल्टेशन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्रूव किए जाएंगे, जिसे रिकमेंड कौन करेगा? तो अल्टीमेटली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने कौन वाला है? ICAI। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ICAI बनाता है, क्या वो एप्लीकेबल है या नहीं है, ये डिसाइड कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द। क्लियर है जी? इट शुड बी नोटेड दैट until NFRA is constituted under section 132 of the Companies Act 2013, the central government may prescribe the standards of accounting in consultation with and after examination of the recommendation made by the National Advisory Committee on Accounting। तो बेसिकली अभी तो हमारे पास क्या है? अभी तो हमारे पास क्या है? नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग। तो क्या ये इनकॉर्पोरेट हो चुकी है? गाइस यहाँ पर हमारे पास एक अमेंडमेंट है कि NFRA नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी इज़ नाउ कॉन्स्टिट्यूटेड। तो आपकी स्क्रीन पर NFRA की वेबसाइट है। तो इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 1 अगस्त 2018। ऑल राइट। तो अब आपको दिमाग में क्या रखना है कि दिस अथॉरिटी इज़ ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूटेड। हाँ जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब करे हैं, राइट। तो बेसिकली एट प्रेजेंट हमारे पास 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, एक तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IND AS जिसे बोलते हैं, राइट, और एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमारे पास चलते आ रहे थे। ठीक, तो ये तो बेसिकली कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015 में मेंशन किए गए हैं, और ये हमारे पास जो पुराने चलते आ रहे थे। ठीक है, तो धीरे धीरे सारी कंपनीज को इस पर स्विच ओवर करवाना है, नए वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर।
तो जी किसके ऊपर एप्लीकेबल है? कहता है जी रूल 3 ने बता रखा है, रूल 3 ऑफ कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स 2015 ने बता रखा है कि ये जो नए वाले रूल्स है किसके ऊपर एप्लीकेबल है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है किसके ऊपर एप्लीकेबल है, राइट। तो रूल 3 ने क्या बता रखा है? कहता है जी जो कंपनीज रूल 4 में मैंशनड है उनके ऊपर एप्लीकेबल है। तो रूल 4 में क्या मैंशनड है? आ जाओ जी। तो ये आपके याद रखने की चीज़ है। ये बोला क्या है जी? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वॉलंटरी बेसिस पर किसे कंप्लाई करने हैं? वॉलंटरी बेसिस पर किसे कंप्लाई करने हैं? कहता है वॉलंटरी बेसिस पे तो कोई भी कंप्लाई कर सकता है ना, बस इन्होंने पीरियड क्या दिया? फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर अकाउंटिंग पीरियड बिगिनिंग ऑन एंड आफ्टर 1 अप्रैल 2000। तो फर्स्ट टाइम कोई भी कंपनी ये जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है कब अप्लाई कर सकती है? 1 अप्रैल 2015 से। ये तो वॉलंटरी बेसिस पर कोई भी कंपनी। मैंडेटरी किस कंपनी के लिए है? मैंडेटरी वैसे है कब से? 1 अप्रैल 2016 से। और कौन सी कंपनीज के लिए मैंडेटरी है? कंपनीज हुज इक्विटी or debt securities are listed or are in the process of being listed on any except SME exchange, small and medium enterprise exchange in India या फिर and having net worth of rupees 500 crore और। तो पहली चीज क्या कह रही है? या तो कंपनी क्या होनी चाहिए या फिर, और यहां पर सिर्फ हमें शेयर्स नहीं देखने, हमें क्या देखने हैं? चाहे शेयर्स या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट। तो जी केस लो बन के आता है कि कंपनी के इक्विटी शेयर्स लिस्टेड नहीं है लेकिन कंपनी ने अपने डिबेंचर्स लिस्ट करवा रखे हैं, ठीक है। तो क्या एप्लीकेबल है? द आंसर इज यस। हद होगी, सामने के सामने आप नो कर रहे हो। द आंसर इज यस। कब? एक और कंडीशन दी, प्लस दूसरी कंडीशन क्या है? उस कंपनी की नेटवर्थ कितनी है? इसका मतलब अगर कोई कंपनी लिस्टेड है भी लेकिन उसकी नेटवर्थ इससे कम है तो उसके ऊपर ये एप्लीकेबल है? पहली कंडीशन एप्लीकेबल है? नो, ठीक है। तो यहां पर एंड है प्लस। फिर अनलिस्टेड कंपनी के केस में क्या कह रहा है? हैविंग नेटवर्थ ऑफ 500 करोड़ रुपीज और मोर, होल्डिंग सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट कंपनीज ऑफ द कंपनी कवर्ड अबव। मतलब इन दोनों की होल्डिंग, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट कंपनीज के ऊपर भी एप्लीकेबल है। कब से मैंडेटरी? कब से है? वॉलंटरी कब से था? 1 अप्रैल 2015। मैंडेटरी कब से है? 1 अप्रैल 2017 इन कंपनीज के ऊपर, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? 1 अप्रैल 2017। तो 1 अप्रैल 2017 से किसके ऊपर एप्लीकेबल है? ये तो बड़ी कंपनीज है ना, 500 करोड़ रुपीज और मोर। धीरे धीरे करके लेके आएंगे तो अब छोटी कंपनीज को भी 1 अप्रैल 2017 से मैंडेटरी है। कौन सी छोटी कंपनीज को? कंपनीज हुज इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट आर लिस्टेड और आर इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया हैविंग नेटवर्थ ऑफ लेस देन। तो 1 अप्रैल 2017 से किसके लिए मैंडेटरी है? एवरी लिस्टेड कंपनी, चाहे नेटवर्थ कितनी भी हो। सेकंड पॉइंट को और थर्ड पॉइंट को ऐड करें तो क्या कह रहा है? 1 अप्रैल 2017 से कौन सी कंपनीज के लिए मैंडेटरी है? एवरी लिस्टेड कंपनी। यहां पर लिस्टेड कंपनी जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ऊपर, यहां लिस्टेड कंपनी जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ से नीचे। तो सिंपल सा क्या रह गया? एवरी, ठीक है।
फिर अनलिस्टेड कंपनी हैविंग नेटवर्थ ऑफ रुपीज 250 करोड़ और मोर बट लेस देन, 5 crore. तो ऊपर 500 करोड़ रुपीज और मोर कवर कर लिया था। अब यहाँ पर 1 अप्रैल 2017 से 250 करोड़ वाली भी कवर कर ली, राइट। तो इसका मतलब अभी भी जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से कम है उसको ये कंप्लाई करना कंपलसरी अनलिस्टेड कंपनी के इसमें, ठीक है। फिर ये तो है ही, होल्डिंग सब्सिडरी वगैरह जॉइंट वेंचर वगैरह तो है ही इनकी भी। तो अगर मैं बात करूं, अब तो यही चल रहा है ना हमारा, ये प्रीवियस ईयर चल रहा है, तो यहाँ से किसके ऊपर एप्लीकेबल है मैंडेटरीली, Every listed company. एवरी लिस्टेड कंपनी। कहता है लिस्टेड फॉरेन या कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लिस्टेड इन फॉरेन या इंडिया। अच्छा एडीआर जीडीआर तो क्लियर है ना क्या होते हैं, Yes, yes. क्या होते हैं? डिपॉजिटरी जो है मतलब डिपॉजिटरी कंपनी से ले लेती है शेयर और आगे फॉरेन के मेंबर्स को दे देती है। डायरेक्ट फॉरेन हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करते, वहाँ पे कंपनी के रजिस्टर में डिपॉजिटरी का नाम रहता है। डिपॉजिटरी कहता है जी कंपनी, जैसे फॉरेन कंपनी के शेयर्स इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं हो सकते, वैसे इंडियन कंपनी के शेयर्स भी फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं हो सकते। क्यों? कहता है जी इंडियन कंपनी के शेयर्स इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर तब लिस्ट होंगे जब लिस्टिंग एग्रीमेंट से कंपनी कंप्लाई करेगी, और लिस्टिंग एग्रीमेंट से कंप्लाई करने का मतलब आपको इंडियन लॉज कंप्लाई करने हैं। तो फॉरेन कंपनी इंडियन लॉज तो कंप्लाई नहीं करेगी ना, अपने शेयर्स इश्यू करते हो तो अपने कंट्री के लॉज कंप्लाई करेगी। इस तरह इंडियन कंपनी अपने कंट्री के लॉज कंप्लाई करेगी, फॉरेन कंट्री के लॉज तो कंप्लाई नहीं करेगी। तो जी जो इंडियन कंपनी है उसके शेयर्स फॉरेन में लिस्ट नहीं हो सकते। फिर यहाँ पर क्यों लिखा इसने लिस्टेड इन फॉरेन या इंडिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर लिस्ट वो स्टॉक एक्सचेंज पे है ना। तो वही तो मैंने कहा कि इंडियन कंपनी के शेयर्स या सिक्योरिटीज फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं हो सकते, क्योंकि हम अपने देश के रूल्स कंप्लाई करेंगे, अपने देश के लॉज कंप्लाई करेंगे, दूसरे देश के लॉज क्यों कंप्लाई करेंगे। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल, अगर आप लिस्टिंग एग्रीमेंट देखोगे तो उसमें लिखा है जी यू हैव टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। फॉरेन कंपनी क्यों बनाएगी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग? वो अपने कंट्री के अकॉर्डिंग बनाएगी। अगर वो नहीं बनाएगी तो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज कहेगी हम आपके शेयर्स लिस्ट नहीं कर रहे क्योंकि यू आर नॉट कंप्लाइंग विद द लिस्टिंग एग्रीमेंट। तो यहाँ पर ये किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? एडीआर या जीडीआर। जब इंडियन कंपनी के एडीआर या जीडीआर फॉरेन में लिस्ट हो रहे हैं तो हम क्या मान के चलते हैं कि सिक्योरिटीज फॉरेन में लिस्ट हो गई है, राइट। एडीआर जीडीआर कितनों को नहीं पता, हाथ खड़ा करो। समझाया था मैंने यार, शर्म करो। देखो जी इंडियन कंपनी को फॉरेनर से पैसा लेना है, बहुत अमीर है और ये लोग इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए भी तैयार रहते हैं। क्यों? क्योंकि फॉरेन के अंदर रेट ऑफ रिटर्न कुछ रहा ही नहीं, पूरे साल का 3% 4% ये रेट ऑफ रिटर्न रह गया। इंडियन कंपनी से उन्हें अच्छा खासा रिटर्न मिलता है 10% 12%, तो ये भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, ठीक है। लेकिन कम से कम फ्रॉड नहीं होना चाहिए फॉरेनर्स के साथ, क्योंकि अगर इनका इंटरेस्ट या ट्रस्ट इंडियन मार्केट में नहीं रहा तो इंडियन मार्केट से नियरली 60% पैसा गायब हो जाएगा। इंडियन मार्केट में 60% किसका पैसा है? फॉरेन इन्वेस्टर्स का। और सोच के देखो 60% पैसा गायब हो जाएगा तो इंडिया क्या हाल होगा, राइट। तो जी गवर्नमेंट ने इंडियन कंपनी को कहा कि आप इनको शेयर्स तब इशू करोगे, आप फॉरेन में पब्लिक इशू तब लेके आओगे जब आप फॉरेनर्स को मार्केट प्रोवाइड करोगे सेल परचेज करने के लिए। तो इंडियन कंपनी ने कहा जी फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज ने हमारे शेयर्स लिस्ट करने से मना कर दिए, तो हम इनको मार्केट कैसे प्रोवाइड करें सेल परचेज के लिए। तो इसका अल्टरनेट क्या निकाला गया कि इंडियन कंपनी यहाँ पर एग्रीमेंट करेगी एक डोमेस्टिक बैंक के साथ, लेट्स से
एक ब्रांच इंडिया में है, लेट्स से दूसरी ब्रांच कहाँ पर है, यूके में इसकी, डोमेस्टिक बैंक की, ठीक है। तो जी डोमेस्टिक बैंक के पास शेयर्स रखवा देगी कि जी मैं फॉरनर को 10 लाख शेयर सेल करना चाहती हूँ, ये पकड़ो जी 10 लाख शेयर आपके पास मैं आपकी कस्टडी में रखवा रही हूँ। तो जी इस बैंक की कस्टडी में शेयर्स रखे रहेंगे। फिर कंपनी एग्रीमेंट करेगी फॉरेन डिपॉजिटरी के साथ कि जी 10 लाख शेयर्स मैंने पहले ही रखवा दिए हैं इस बैंक की कस्टडी में, उन शेयर्स के बेसिस पर आप रिसिप्ट इशू कर दो फॉरनर को, और आपस में एग्रीमेंट कर लेंगे लेट्स से 1 डिपॉजिटरी रिसिप्ट, क्योंकि रिसिप्ट कौन इशू कर रहा है, डिपॉजिटरी, फॉरेन डिपॉजिटरी, तो 1 डिपॉजिटरी रिसिप्ट इज इक्वल टू 2 शेयर्स। तो इसका मतलब फॉरनर जो ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट परचेज करेगा एक तरह से कितने शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडियन कंपनी के, 2 शेयर्स में। और क्योंकि ये रिसिप्ट किसने इशू करी है, फॉरेन डिपॉजिटरी ने, और फॉरेन डिपॉजिटरी तो अपने देश के लॉज कंप्लाई कर सकता है, इसलिए ये रिसिप्ट लिस्टेड हो जाएगी फॉरेन के अंदर। अब ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट रिप्रेजेंट कर रही है इंडियन शेयर्स को, तो जब ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट लिस्ट होएगी तो क्या मान के चलेंगे हम, इंडियन शेयर्स लिस्ट होगी एक तरह से, क्या मान के चलेंगे हम, इंडियन शेयर्स। तो अगर कोई इंडियन कंपनी अपने एडीआर जीडीआर अगर अमेरिका में इशू कर रहे हैं तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, अदर देन अमेरिका किसी और कंट्री में बेसिकली यूरोप में इशू कर रहे हैं तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट जीडीआर, ठीक है। तो इसका मतलब अगर इंडियन कंपनी एडीआर जीडीआर इशू करती है तो क्या इसमें कवर हो जाएगी, यस, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, एवरी लिस्टेड कंपनी, चाहे लिस्टेड फॉरेन में हो या इंडिया में। क्लियर है, क्लियर है, कौन सी लिखने का मन नहीं कर रहा, एक्सेप्ट एसएमई, उसके ऊपर लिस्टेड है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्मॉल, ठीक है, लिस्टेड और टू बी लिस्टेड। आ जाओ जी, फिर हमने कहा जी अनलिस्टेड केस में एवरी कंपनी जिसकी नेटवर्थ कितनी है, बस इतनी सी चीज़ याद रखनी है इतने बड़े पैराग्राफ में। पैराग्राफ तो देना जरूरी है लेकिन आपको आज के टाइम में याद कर रखनी है सिर्फ, ठीक है। हाँ जी, इनको एग्जाम्प्ट किया गया है, इनको ये वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ना वॉलेंटरली ना, अगेन वही लॉजिक है कि इनके अपने लॉज हैं, उस लॉज के अकॉर्डिंग ये अकाउंट्स बनाएंगे। देखो जी यहाँ तक कोई डाउट हो तो एक बार, गाइस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रूल 4 में हमारे पास अमेंडमेंट्स हैं। सबसे पहले तो जहाँ पर हम लोग ने पढ़ा एनी कंपनी मीन्स सब रूल 1 का जो हमारे पास क्लोज 1 है, जहाँ पर हमने पढ़ा एनी कंपनी, वहाँ पर आ गया एनी कंपनी and its holding subsidiary joint venture or associate company may comply with the Indian accounting standards for the financial statement for accounting period beginning on or after 1st April 2015। तो जो हमारे पास वॉलेंट्री वाला प्रोविजन था जहाँ पर हम लोगों ने अभी पढ़ा एनी कंपनी, तो वहाँ पर एनी कंपनी एंड इट्स होल्डिंग सब्सिडरी जॉइंट वेंचर और एसोसिएट कंपनी, ये चीज़ आ चुका है, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि एनबीएफसीज आर एग्जम्प्टेड, तो पहले एनबीएफसीज को एग्जम्प्ट किया हुआ था, यहाँ पर जो हमारे पास एग्जम्पशंस थी रूल 5 के अंदर उसमें एनबीएफसीज को एग्जम्प्ट किया हुआ था, लेकिन अब वो एग्जम्पशन कंप्लीट नहीं है। अब एनबीएफसीज के केस में भी इन्होंने कह दिया है, ध्यान से देखिएगा, कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अबव, राइट, उसे छोड़ दीजिए, द फॉलोइंग एनबीएफसी शैल कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर अकाउंटिंग पीरियड बिगिनिंग ऑन और आफ्टर 1st अप्रैल 2018।
तो जी कौन सी एनबीएफसीज को ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2018? जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि बाकी कंपनीज के केस में भी क्या था कि लिस्टेड है और उनकी नेटवर्थ जो है वो 500 करोड़ से या उससे ज़्यादा है, तो उनको फॉलो करना है, राइट। इसी तरह यहाँ पर दिया हुआ है एनबीएफसीज हैविंग नेटवर्थ ऑफ ₹500 करोड़ और मोर, और इसकी मतलब जो पॉइंट ए में बताई हुई है उसकी होल्डिंग सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एसोसिएट कंपनी को फॉलो करना है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2018, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 से कौन सी एनबीएफसीज को फॉलो करना है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? कहता है जी एनबीएफसीज हुज इक्विटी और डेट सिक्योरिटीज आर लिस्टेड और in the process of listing on any stock exchange in India or outside India and having net worth less than 500 crore rupees। तो जी ऊपर जो पॉइंट ए में दिया हुआ है इसने कहा चाहे लिस्टेड है चाहे अनलिस्टेड है कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर एनबीएफसी की नेटवर्थ 500 करोड़ रुपीस या उससे ज़्यादा है तो उस एनबीएफसी को, उसकी होल्डिंग को, उसकी सब्सिडरी को, उसके जॉइंट वेंचर को, उसके एसोसिएट कंपनीज को 1 अप्रैल 2018 से इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं। फिर जी इसने कहा कि अगर लिस्टेड कंपनीज की बात करें हम लोग तो कहता है लिस्टेड एनबीएफसीज के केस में चाहे उसकी नेटवर्थ 500 करोड़ से कम भी है, लेस देन 500 करोड़ रुपीस, चाहे उसकी नेटवर्थ 500 करोड़ से कम भी है, तब भी उस लिस्टेड कंपनी को 1 अप्रैल 2019 से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं। कहता है अगर हम अनलिस्टेड कंपनीज की बात करें तो अगर नेटवर्थ 250 करोड़ से लेकर 500 करोड़ के बीच में है तो 1 अप्रैल 2019 से उस अनलिस्टेड एनबीएफसी को भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं। तो कुल मिला के सिनेरियो क्या रहा कि एट प्रेजेंट हर एनबीएफसी को हु इज आइदर लिस्टेड और टू बी लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, चाहे नेटवर्थ 500 करोड़ से कम हो या ज़्यादा हो, हर एनबीएफसी लिस्टेड और टू बी लिस्टेड शैल फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2019, और हर अनलिस्टेड एनबीएफसी whose net worth is either 250 crore rupees or more shall follow Indian accounting standards from 1 April 2019। ऑल राइट, और ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि इनकी होल्डिंग सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एसोसिएट कंपनी शैल ऑल्सो फॉलो। तो ये स्पेसिफिक चेंजेस थे हमारे पास जो यहाँ पर हाईलाइट करने जरूरी थे, और आपके स्टडी मैट में भी ये चेंजेस आ चुके हैं, ठीक है। हमने अपने नोट्स में भी ये चेंजेस इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो हमने पढ़ा था कि एनबीएफसीज को एग्जम्पशन है, एनबीएफसीज आर नाउ नो मोर एग्जम्प्टेड, और कैसे कौन सी एनबीएफसी को कब से एप्लीकेबल हो जाएंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो चीज़ भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ।